हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप सभी के लिए अब कंटिन्यू मेहनत शुरू कर चुका हूं, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। ठीक है, मैं अगर ये 40 मिनट ये वीडियो बना के आप लोग को दे रहा हूं, तो आपका तो एग्ज़ाम है, तो आपको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा मेहनत अभी ज़रूर करना चाहिए। डेली 4-5 क्वेश्चन की तैयारी ज़रूर करें। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ पढ़ने के लिए, बस जो मैं 2 पेज का क्वेश्चन दिया हूँ दोनों सब्जेक्ट में एक पेज, वो दोनों पेज को कंप्लीट कर लीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव बीच बीच में लाते रहेंगे, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज मिडवाइफरी गायनकोलॉजी का यह एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो जो है आपका दूसरा होने वाला है। ठीक है, मिडवाइफरी गायनकोलॉजी का दोनों सब्जेक्ट में एक वीडियो आपको दे रखा हूं, तो आज दूसरा है मिडवाइफरी गायनकोलॉजी का। यहाँ भी हम लोग 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पे एवर्सन के बारे में। ठीक है ना, एवर्सन कहा जाए तो एवर्सन को हम लोग गर्भपात बोलते हैं। ठीक है ना, तो गर्भपात के प्रकार और नर्सिंग प्रबंध हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है ना, देखिए गर्भपात होता क्या है। सबसे पहले गर्भपात वह अवस्था है जिसमें गर्भ अवस्था यानी प्रेगनेंसी 20 सप्ताह, कुछ मामलों में यह 24 सप्ताह देता है, किसी मामले में यह 28 सप्ताह देता है। यहाँ से पहले अथवा भ्रूण के जीवित रहने योग्य होने से पहले गर्भ समाप्त हो जाना या भ्रूण का बाहर निकल जाना गर्भपात कहलाता है। समान शब्दों में समझा जाए तो जो गर्भ होता है, जो प्रेगनेंसी होता है, तो वह प्रेगनेंसी का एक समय होता है। ठीक है, कुछ मामलों में 20 सप्ताह देता है, कहीं कहीं 28 सप्ताह देता है। तो 28 सप्ताह तक के प्रेगनेंसी अगर किसी भी कारण से, ठीक है, या तो जो भ्रूण है गर्भ के अंदर उसका मृत या जीवित अवस्था में बाहर निकल जाना ही जो है गर्भपात कहलाता है। सबसे आसान समझिए गर्भपात, गर्भ, ठीक है, गर्भ। तो ये जो गर्भपात होता है, गर्भ और पात ये 2 टर्म है। गर्भ मतलब जो अंदर पल रहे बच्चा है वो, उससे, ठीक है, उससे संबंधित है। और पात का मतलब होता है पात हो जाना यानी गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो जो बच्चा, जो भ्रूण गर्भ के अंदर पल रहा है उसका समाप्त हो जाना ही गर्भपात कहलाता है। अब ये गर्भ का समाप्त होना ही गर्भपात कहलाता है। अगर सीधा सवाल सरल भाषा में कहा जाए तो गर्भ का समाप्त होना ही जो है गर्भपात कहलाता है। इसकी अवधि लगभग 28 सप्ताह तक दिया गया है कि 28 सप्ताह से पहले किसी भी रीजन से गर्भ का समाप्त होना ही गर्भपात कहलाता है। अब इसका रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कारण इसका पूछेगा तो किसी कारण में होता है गंभीर बीमारी। ठीक है, गंभीर बीमारी। ठीक है, किसी रीजन में चोट लगना, ठीक है, भ्रूण का चोट लगना या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। ठीक है, किसी रीजन में हार्मोनल कारण बन सकता है। ठीक है, तो बहुतों सारा कारण बनता है गर्भपात होने का। ठीक है ना, संक्रमण होना, तो इसके प्रकार में ही कारण छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। अब इसका जो गर्भपात है, इसका जो प्रकार होता है, पहला है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेड एबॉर्शन का मतलब होता है संभावित गर्भपात, यानी यह थ्रेटेड है, यानी यहाँ पे संभावना है गर्भपात का कि गर्भपात हो चुका है, ऐसा मतलब संभावना होने लगता है। या इसमें हल्का रक्तस्राव होता है, गर्भाशय ग्रीवा यानी जो सर्विक्स होता है वह बंद रहता है, भ्रूण जीवित रहता है, उचित उपचार से गर्भ बचाया जा सकता है। तो जो थ्रेटेड गर्भपात होता है, यहाँ पे पूर्ण रूप से गर्भपात नहीं हुआ रहता है। ठीक है, हल्का संभावना होता है, संभावना बना रहता है गर्भपात होने का। तो इस कंडीशन में अगर उपचार हुआ जाए, तुरंत उसका मैनेजमेंट किया जाए, तो यह गर्भ को बचाया जा सकता है थ्रेटेड एबॉर्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सर्विक्स होता है वह बंद रहता है, क्योंकि जब तक सर्विक्स नहीं खुलेगा बच्चा या जो भ्रूण अंदर है बाहर नहीं आएगा, तो इसमें सर्विक्स बंद रहता है। इसी कारण से अभी जो गर्भ होता है बचा हुआ होता है, भ्रूण इसमें जीवित रहता है, जिसमें दिखाने से, मैनेजमेंट करने से, प्रबंध करने से इस गर्भ को बचाया जा सकता है। तो ये थ्रेटेड मतलब होता है संभावित गर्भपात। ठीक है, यानी अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपका जो गर्भपात है कंप्लीट हो सकता है। इसलिए इसे थ्रेटेड गर्भपात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपका संभावना है गर्भपात होने का, इससे पहले ही बचा जाए, यही थ्रेटेड गर्भपात होता है। ठीक है, अब दूसरा है
यहाँ पे देख लीजिए इनवेटिबल एवर्सन, अपरिहार्य गर्भपात, ठीक है। अधिक रक्तस्राव एवं दर्द होता है, सर्विक्स खुल जाती है, गर्भ को बचाना संभव नहीं होता है। इनवेंटिबल, ठीक है ना, इनएविटेबल, ठीक है ना, इनएविटेबल एवर्सन यानी अपरिहार्य गर्भपात, एक ऐसा गर्भपात जिसको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, ठीक है। इसमें चूँकि सर्विक्स कंप्लीट खुल जाता है तो जो भी बच्चा अंदर, चाहे वो डेड हो या फिर आपका जीवित हो, वो बाहर हर हाल में निकल ही जाएगा, ठीक है। अधिक रक्तस्राव और दर्द होता है। तो जो इन्वेंटेबल एवर्सन होता है, अपरिहार्य गर्भपात होता है, इसमें अत्यधिक रक्त और दर्द होता है, ठीक है। सर्विक्स खुला रहता है जिसके कारण जो गर्भ होता है वह बाहर आ जाता है, इसको बचाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सर्विक्स जब तक बंद है तब तक बचा सकते हैं, जो भ्रूण है जीवित है बचा सकते हैं, लेकिन सर्विक्स खुल गया तो उसको तो बाहर आने से प्रोडक्ट को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इन्वेंटिबल एवर्सन अपरिहार्य गर्भपात होता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रकार है इनकम्प्लीट एवर्सन, अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्ण गर्भपात यानी भ्रूण का कुछ भाग बाहर निकल जाता है, कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है और अत्यधिक रक्तस्राव होते रहता है। तो इनकम्प्लीट इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट रूप से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंश गर्भ के अंदर ही रहता है, इसीलिए इसे कंप्लीट नहीं माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। कंप्लीट का मतलब कि भ्रूण के साथ जितने भी अंदर प्रोडक्ट है सब बाहर निकल जाए तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं निकलता है, कुछ अंश बाहर आ जाएगा, कुछ अंश अंदर ही रहता है और इसमें भारी रक्तस्राव होता है। क्यों? क्योंकि कुछ अंश बाहर निकल चुका है, कुछ अंश अंदर ही बचा हुआ है, इस कारण से ब्लीडिंग भी काफ़ी होता है। तो इनकम्प्लीट में, अपूर्ण में ब्लीडिंग भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे है चौथा पॉइंट है कंप्लीट एवर्सन, पूर्ण गर्भपात। अब पूर्ण गर्भपात का मतलब होता है कि इसमें जो अंदर भ्रूण है, जो अपरा है, वह पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, रक्तस्राव धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी मटेरियल अब यूट्रस के अंदर नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे यह रक्तस्राव बंद हो जाता है और गर्भाशय धीरे धीरे सिकुड़ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है और अपने जगह पर चले जाता है। तो जो कंप्लीट एवर्सन होता है उसमें कंप्लीट सारे प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, इसलिए अंदर कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं, कोई ब्लीडिंग का खतरा नहीं रहता है। लेकिन इनकम्प्लीट में, अपरिहार्य में जो है बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए पांचवा है मिस्ड एवर्सन। मिस्ड मतलब होता है कि रुका हुआ, ठीक है, यानी मिस्ड मतलब मिस कर गए, ठीक है ना। तो मिस्ड मतलब होता है रुका हुआ गर्भपात, मिस्ड मतलब होता है छूटा हुआ, ठीक है, यानी रुका हुआ। भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण गर्भाशय में ही रह जाता है, कई दिनों या सप्ताह तक बाहर नहीं निकलता है। मिस्ड एवर्सन का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादातर मामला में स्वतः अंदर बच्चा जो पल रहा होता है, बच्चा भ्रूण गर्भ के अंदर, वह डेड कर गया रहता है, ठीक है, डेथ कर गया रहता है, मृत्यु उसका अंदर ही हो गया रहता है। लेकिन चूँकि इसमें समय का कमी हो या फिर जो भी हो, इसमें महिला को धीरे धीरे पता चलता है कि उसका जो अंदर गर्भ है वह अब जीवित नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब डेथ करता है तो अचानक से महिला को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे चूँकि अंदर डेथ कर गया है तो धीरे धीरे वह फूलने लगता है, धीरे धीरे समस्या, पेट टाइटनेस वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह शुरू होने लगता है, तब जाके महिला को पता चलता है। तो मिस्ड मतलब होता है रुका हुआ, यानी गर्भपात तो हो चुका है लेकिन अंदर ही वो मिस है, अंदर ही वह जो है, जो भ्रूण है वह डेथ करके अंदर में ही रुका हुआ है, बाहर नहीं आया है, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसमें कई दिनों से कई सप्ताहों तक जो प्रोडक्ट है अंदर वह मृत पड़ा रहता है, ओके। चलिए छठा है सेप्टिक एवर्सन। सेप्टिक एवर्सन का मतलब होता है कि भाई ऐसा गर्भपात जो संक्रमित हो, गर्भपात के साथ संक्रमण हो जाता है, तेज बुखार, दुर्गंधयुक्त स्राव, पेट दर्द या जानलेवा हो सकता है। देखिए सेप्टिक शक का मतलब होता है कि भाई गर्भपात तो हो गया लेकिन महिला को भयंकर संक्रमण भी हो चुका रहता है। ऐसा गर्भपात जिसमें गर्भपात होते ही महिला को भयंकर संक्रमण लग जाता है और फिर वह महिला के लिए जानलेवा होता है, ठीक है। देखिए चाहे गर्भपात कोई भी हो, ब्लीडिंग तो होना उसमें लाजमी है भाई, चूँकि एक नॉर्मल डिलीवरी का समय हम जानते हैं सब लोग 37 से लेकर 40 होता है सप्ताह। इस बीच में बच्चा चाहे स्वयं डिलीवरी हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल जाकर डिलीवरी कराए, दैट इज़ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 28 सप्ताह चूँकि काफ़ी कम समय है पूर्ण कंप्लीट होने में,
37 से 40 सप्ताह में, तो 28 सप्ताह या उससे पहले ही स्वतः या चोट लगने से या संक्रमण होने से या कोई अन्य कारण से गर्भ अगर नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो वह गर्भपात कहलाता है। समाप्त हो गया, गर्भ का समाप्त हो जाना, 28 सप्ताह से पूर्व ही गर्भ का समाप्त हो जाना ही गर्भपात कहलाता है। और इसके समाप्त होने के कई एक रीज़न है जो बहुत सारे हैं, अभी आप पढ़े हैं, इंजरी, ठीक है, संक्रमण, बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है, ठीक है ना। तो सेप्टिक गर्भपात पढ़ लिए। 7वां रिकरेंट या हैबिचुअल एवर्सन, बार बार गर्भपात, लगातार 3 या अधिक गर्भपात होना। रिकरेंट या हैबिचुअल का मतलब होता है, अक्सर आप अभी आज के समय में, चूँकि आज के समय में लोग जो है गलत काम के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और आप लोग को पता होगा कि इन सब चीज़ों से आजकल एडल्ट समाज में ये सब बहुत ज़्यादा चलन है। तो कभी कभी आप लोग को पता होगा कि ये प्रेगनेंसी रह जाने से बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो एडल्ट होती हैं वो जो है बार बार जो है अपना एवर्सन करवाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो उसे ही हम रिकरेंट या हैबिचुअल कहते हैं। हैबिचुअल मतलब होता है आदतन, रिकरेंट मतलब होता है बार बार, और बार बार कई कारण से, गलत प्रेगनेंसी हो जाने से, ठीक है, ना चाहने से, नहीं महिला नहीं चाह रही है कि हमें प्रेगनेंसी हो लेकिन रह जा रहा है, तो ये सब कंडीशन से उसे बार बार जो है क्या कराना पड़ रहा है, एवर्सन कराना पड़ रहा है। तो यही हैबिचुअल या रिकरेंट होता है। बात समझ गए। चलिए 8वां है इंड्यूस्ड एवर्सन, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम गर्भपात। इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरित, ठीक है, एक होता है स्वप्रेरित और एक होता है प्रेरित। स्वप्रेरित में ऑटोमेटिक गर्भपात हो जाता है, ठीक है। प्रेरित मतलब होता है कि आप उसे गर्भपात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उसके लिए या तो सर्जिकल या फिर मेडिसिन की सहारा लेना पड़ता है अगर आप प्रेरित गर्भपात करा रहे हैं तो, ठीक है। स्वप्रेरित करा रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। देखिए इंड्यूस्ड कृत्रिम गर्भपात, प्रेरित को कृत्रिम भी बोलते हैं। चिकित्सीय, मेडिकल या सर्जिकल द्वारा गर्भपात समाप्त करना। अगर मेडिकल का इस्तेमाल करते हैं तो दवाई लेना, सर्जिकल का करते हैं तो सर्जरी द्वारा करके हट निकाल देना। यही सब जो है आपका गर्भपात का टाइप है। 8 प्रकार है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गर्भपात के कराने का या होने का अनेकों कारण हो सकता है। कुछ कारण जेन्युइन हो सकता है, कुछ कारण इलीगल हो सकता है। इलीगल में क्या क्या हो सकता है, समय से पहले ही जो है प्रेगनेंसी हो जाना, ठीक है, या गलत कामों का परिणाम होना, बहुत सारे रीज़न हो सकता है, या ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी हो जाना, तो ये सब चीज़ें होता है। देखिए अब जैसे भ्रूण में जन्मजात दोष, मान गए कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो चेक करवाई और पता चला कि उसके अंदर जो पल रहा बच्चा है वह किसी न किसी जन्मजात दोष से पीड़ित है, तो फिर वैसा बच्चा जन्म लेने से क्या ही जीवन में आकर वो अपना सही कर पाएगा। जिसका हाथ पैर जो है लंगड़ा लूझा, इससे करके कुछ जो जन्मजात दोष के साथ बच्चा जन्म लेता है उसके तो जीवन के लिए आगे कष्टदायक ही होगा। तो पता चल जाता है कि ये बच्चा जन्मजात दोष से पीड़ित है अंदर, तो उसे पहले ही नष्ट कर दिया जाता है, समय से पहले ही। तो यह भ्रूणीय जन्मजात दोष के कारण होता है, ठीक है। हार्मोन की कमी से ऑटोमेटिक गर्भपात हो सकता है, संक्रमण से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, डायबिटीज से हो सकता है, गर्भाशय का असमानता से हो सकता है, चोट लगना से हो सकता है, धूम्रपान, शराब, नशीले पदार्थ के सेवन करने से ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है, कुपोषण से हो सकता है। तो तमाम चीज़ें हैं गर्भपात कराने का, ये सारे रीजन हैं जिसको गर्भपात करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लक्षण गर्भपात के कारण में और भी लिख सकते हैं। अविवाहित माँ, ये भी एक रीज़न होता है। अविवाहित होने पर ही अविवाहित जो है प्रेगनेंसी होना, ठीक है, ये भी चीज़ें होता है। अब इसके लक्षण, अगर किसी को गर्भपात होता है तो क्या लक्षण होगा, देख लीजिए। लक्षण में सबसे पहले गर्भपात होता है, भयंकर ब्लीडिंग होता है, पेट कमर में काफ़ी दर्द होता है, ऐंठन होता है, पानी या ऊतक जो है निकलता है बॉडी से, कमजोरी होता है, चक्कर आता है, कई कई दिनों तक जो है जो फीमेल है जो एबॉर्शन कराती है वो बेड पर से उठ नहीं पाती है, ठीक है, संक्रमण हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में आप रखिएगा, ओके। चलिए नर्सिंग प्रबंध, मान गए एबॉर्शन होना है तो क्या एज ए नर्स क्या आप कर सकती हैं या कर सकते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले नर्सिंग प्रबंध में रोगी का मूल्यांकन करें। अगर मरीज का एबॉर्शन हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए, रोगी का असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट में, आकलन में हम क्या क्या करते हैं,
तो सबसे पहले पूरे वाइटल्स लेते हैं, जैसे बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, ये सब लेते हैं। तो यहाँ भी हम मरीज को जो एवर्सन वाली मरीज है उसको हम ये सब करेंगे। रक्तस्राव की मात्रा देखेंगे कि रक्तस्राव कितना आ रहा है, क्योंकि एवर्सन में सबसे महत्वपूर्ण होता है पहले रक्तस्राव को इंडिकेट करना कि बॉडी से कितना ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद संक्रमण का पता लगाना, क्योंकि ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे डेथ भी हो, कभी कभी एवर्सन होने पर जो है महिला का डेथ तक हो जाता है, क्योंकि भयंकर ब्लीडिंग होने से जो है आपको डेथ तक हो जाता है। और एवर्सन में तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो नर्सिंग प्रबंध में पहले हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। फिर हम मरीज को आराम के लिए, बेड रेस्ट के लिए सलाह देंगे, ठीक है ना। पूर्ण विश्राम कराए, मानसिक तनाव कम करे आराम के लिए। फिर हम मरीज को दवाएं देंगे, डॉक्टर के अनुसार दवाएं दें। दवाई में एंटीबायोटिक हो सकता है, पेन किलर हो सकता है, आवश्यक पड़ने पर ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन हो सकता है। तो ये सब दवा जो ज़रूरी होगा दवाई देंगे। आईवी फ्लूइड देंगे, ज़रूरी होने पर आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड देंगे। ज़रूरी पड़े तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग निकलता है एवर्सन के समय, ठीक है। पाँचवा है संक्रमण से काफ़ी ज़्यादा बचाव जरूरी होता है, इसलिए जो भी चीज़ का उपयोग करेंगे वह बिल्कुल स्टरलाइज तकनीक होगा। पेरिनियल केयर करेंगे, समझ गए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। छठा है भावनात्मक सहयोग करेंगे। अब चूँकि इस समय हो सकता है कोई गलत तरीके से एवर्सन, प्रेगनेंसी होने से एवर्सन कराई हो, या फिर जो नहीं चाहता हो प्रेगनेंसी अभी रहे और वो भी एवर्सन कराए, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि किसी गलती से, खान पीन से या किसी अन्य रीजन से जो है नहीं चाहते हुए भी एवर्सन बच्चा जो है ख़राब हो जाता है। तो इन सब समस्या में भावनात्मक सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए रोगी और परिवार को समझाएं, मानसिक सपोर्ट दे, मेंटल सपोर्ट दे मरीज को, ठीक है। आगे है रिकॉर्ड रखें। अब ऐसे ऐसे मामला में रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, किस पर्पज़ से कोई नहीं जानता है। तो रक्तस्राव, वाइटल साइन तथा उपचार का रिकॉर्ड रखें, समझ गए। एज ए नर्स आपको रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग ये सब करना जरूरी होता है। आठवां है स्वास्थ्य शिक्षा दे। लास्ट में हम किसी भी देखभाल के लास्ट में हम मरीज के परिजनों को उससे जुड़ी हुई चीज़ें के बारे में समझाते हैं, जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो हम स्वास्थ्य शिक्षा, पौष्टिक भोजन के बारे में, फॉलोअप के बारे में, ठीक है, और अगली गर्भावस्था की उचित योजना कैसे बनाएं इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया गर्भपात होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं, किन किन कारणों से गर्भपात हो सकता है, इसमें क्या क्या लक्षण होगा, और एज ए नर्सिंग प्रबंध किसी को अगर गर्भपात हो जाता है, एवर्सन हो जाता है, तो एज ए नर्स हमारा क्या दायित्व बनता है उसको हम यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट दर्शा दिए। जो चीज़ ज़रूरी होगा उसका हम उसको सपोर्ट करेंगे, प्रबंध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है हो गया समाप्त। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न है पीपीएच। पीपीएच कहा जाए तो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज कहने का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद, ठीक है, डिलीवरी के बाद होने वाले हेमरेज को हम लोग पीपीएच यानी प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव पीपीएच होता है। अब ये जो पीपीएच है माय डियर, पीपीएच के हम देखेंगे कारण, पीपीएच के लक्षण और पीपीएच का नर्सिंग प्रबंध। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले जानिए पीपीएच होता क्या है। पीपीएच का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होना। जैसे ही डिलीवरी हो गया उसके बाद भयंकर डिलीवरी जो है आपका ब्लीडिंग होता है, समझ गए। तो ब्लीडिंग कब जो है यह पीपीएच बनता है, पोस्टपार्टम हेमरेज बनता है। देखिए, अब ये ब्लीडिंग हल्का हो या ज़्यादा हो, पीपीएच होगा ही होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग होता है वो सब पीपीएच होता है, ठीक है। इसीलिए इसे पोस्टपार्टम यानी जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद का रक्तस्राव बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी अगर होता है तो लगभग 500 ml से अधिक रक्तस्राव निकलता है, ठीक है। अगर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवरी होता है तो लगभग इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, क्योंकि इसमें सर्जरी किया जाता है। तो सर्जरी करने के समय ब्लीडिंग निकलेगा, प्लस जो बच्चा जन्म लेगा उस समय ब्लीडिंग निकलेगा। तो इसमें लगभग 1000 के आसपास जो है ब्लीडिंग निकलता है, ठीक है। तो जब प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, नॉर्मल डिलीवरी में जो होता है 500 से अधिक आपको निकलता है ब्लड। सिजेरियन सेक्शन में 1000 से अधिक ml, 1 लीटर से अधिक ब्लड निकल सकता है पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद। तो इन चीज़ों को आपको नज़र में रखना है, और यह मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है।
देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में 500 आधा लीटर के आसपास ब्लड निकलता है, सिजेरियन में उससे ज़्यादा लगभग 800 से 1000 ml ब्लड निकलता है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि किसी का PTINR मतलब बढ़ा हो, किसी का प्लेटलेट बहुत कम हो, तो इन सब कंडीशन में कभी कभी मैनेजमेंट नहीं अच्छा से हो पाया तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में महिला का डेथ हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि डिलीवरी हो गया, सारा कुछ ठीक रहा, मरीज़ घर आ गई, लेकिन जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे हल्का हल्का होना चाहिए, तो वह हल्का हल्का नहीं होकर जब भी हो रहा है तो यहाँ पे होता यह है कि डिलीवरी के बाद जो हल्का हल्का ब्लड होना चाहिए वह ज़्यादा होता है, और कंडीशन ऐसा बनता है कि वह ज़्यादा ब्लड निकल जाने से महिला की डेथ हो जाती है। कोई भी कंडीशन है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना ही आपका पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा होगा तो डेथ का ज़्यादा कारण बन जाएगा, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल रहता है, जो कि सब में होता है ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि प्रकार। अब बेसिकली जो PPH होता है, PPH के बेसिकली 2 प्रकार हैं, समझिए। PPH के बेसिकली 2 प्रकार हैं। पहला है प्राइमरी PPH, दूसरा है सेकेंडरी PPH। प्राइमरी PPH जो होता है डिलीवरी के, जैसे मान गए यहाँ डिलीवरी हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 घंटा हो गया, तो इस दौरान जो भी ब्लीडिंग होगा डिलीवरी के बाद प्रथम 24 घंटा में जो भी ब्लीडिंग होगा वह प्राइमरी PPH में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी PPH जो होता है वह 24 घंटे के बाद, चूँकि 24 घंटा तक तो भाई प्राइमरी ही होगा, 24 घंटे के बाद से लेकर 6 सप्ताह जो प्यूरिपेनियम पीरियड होता है, वह सूतिका स्राव जो अवस्था होता है उसमें 6 सप्ताह तक जो होता है, इसमें 24 घंटे के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक जो ब्लीडिंग हल्का फल्का, इसमें बहुत सारे पदार्थ भी अंदर से निकलता रहता है ब्लीड के साथ, तो वो सारे जो है आपके सेकेंडरी के अंदर आएगा। यानी 2 पार्ट में बांट दिया गया। चूँकि डिलीवरी के बाद प्रथम 24 घंटा में ज़्यादा ब्लीड होता है तो यह प्राइमरी के अंदर आएगा, फिर धीरे धीरे यह कमने लगता है और धीरे धीरे 6 सप्ताह तक धीरे धीरे बिल्कुल न के बराबर हो जाता है। तो 24 सप्ताह के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक जो भी ब्लीडिंग होगा वह सब सेकेंडरी के अंदर आता है। बात समझ गए? यही 2 प्रकार होता है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, PPH के कारण जानते हैं, ठीक है। PPH के कारण में 4T याद रखिएगा। 4T का मतलब होता है 4 ऐसे T है, 4 ऐसे T से शुरू होने वाले वर्ड है जो कारण होते हैं, ठीक है। कारण में पहला होता है टोन। टोन मतलब सक्रियता, तन्यता। किसकी तन्यता? यूट्रस का, यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी कहने का मतलब होता है कि जो यूट्रस का मसल्स है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा उसमें तन्यता है, ठीक है। अब डिलीवरी के बाद होता क्या है कि जो यूट्रस का मसल्स होता है, यूट्रस का जो मसल्स होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और धीरे धीरे वो अपनी जगह पर जाने लगता है। लेकिन यूटेराइन एटोनी में होता यह है कि जो यूट्रस मजबूती के साथ कॉन्ट्रैक्शन होकर अपनी जगह पर जाना चाहिए वह नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बैलून को क्या करते हैं, उसमें हवा भर दिए तो फूल जाता है, ठीक है। जैसे उसमें से हवा निकाल देते हैं तो पचक जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम हवा भर दिए, हवा निकाल दिए, लेकिन फिर भी वह जो उसका आकार एकदम छोटा हो जाना चाहिए हवा निकालने के बाद, हवा निकाल दिए लेकिन उसका आकार जो खींचने के कारण, बढ़ने के हवा के कारण जो बढ़ गया वह थोड़ा सा बढ़ा ही रह गया, वह पूर्ण रूप से अपने जगह पर नहीं गया। ठीक यहाँ भी होता है, यूट्रस के जो मसल्स होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण यूट्रस ढीला पड़ जाता है और वह अपने समान जगह पर वापस नहीं लौट पाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होता है। तो यही होता है मेनली होता है यूटेराइन एटोनी का मतलब होता है कमज़ोर गर्भाशय, कमज़ोर मसल्स वाला यूट्रस, ठीक है। चलिए दूसरा कारण है ट्रॉमा। अब भाई 4T है तो दूसरा T का मतलब होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है सर्विक्स, डिलीवरी के दौरान सर्विक्स में, वेजिना में या फिर पेरिनियम एरिया में भयंकर चोट लग जाना, जिसके कारण ब्लीडिंग होते रहना, ठीक है, ये भी कारण होता है। तीसरा होता है टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। ऊतक कहने का मतलब है प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाना।
तीसरा टी का मतलब है टिश्यू ऊतक। ऊतक अब चूँकि जो प्लेसेंटा है वो क्या है, पूर्ण तरीक़ा से एक स्पंजी टिश्यू है जो गर्भाशय से लगा हुआ था, लेकिन जब डिलीवरी हो जाता है तो गर्भाशय बाहर आ जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में पूर्ण रूप से जो प्लेसेंटा है वह बाहर नहीं आ पाता है। तो पूर्ण रूप से प्लेसेंटा बाहर नहीं आने से हल्का फल्का प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर ही छूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होते रहता है। तो ये टिश्यू में याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में टी का मतलब होता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉट के लिए महत्वपूर्ण होता है, रक्त जमने की समस्या, कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, ठीक है, थ्रोम्बिन। तो H4T है, PPH के कारण में 4T जिम्मेदार होता है। 4T में टोन मतलब यूटेराइन एटोनी, टी मतलब ट्रॉमा, चोट लगना, कहाँ कहाँ चोट लगेगा आपको पता होना चाहिए। टिश्यू मतलब ऊतक, ऊतक मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कुछ भाग अंदर रह जाता है। और एक टी का मतलब होता है थ्रोम्बिन, जिसके कारण ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर रहता है और ब्लीडिंग होते रहता है। तो ये 4 टी के कारण PPH होने का खतरा रहता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग PPH के लक्षण पर, साइन एंड सिम्टम्स पर। अब आप खुद सोचिए PPH है, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिख सकता है। तो भाई ब्लीडिंग होने पर हम जानते हैं सबसे पहला लक्षण तो भाई ब्लीडिंग का ही होगा, जो दिखेगा कि ब्लीडिंग हो रहा है तो हाई रक्तस्राव होगा। अब BP कम जाता है, बॉडी से कोई भी तरल पदार्थ निकलता है तो BP कमने लगता है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से BP कम हो सकता है। और बॉडी से तरल पदार्थ निकलने से पल्स रेट हाई हो जाता है, तो पल्स रेट तेज़ हो जाएगा। ठंडी और पीली त्वचा, ब्लड निकलने से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कम जाता है, तो हमारा बॉडी ठंडा, त्वचा पीला पड़ने लगता है। बेचैनी, चक्कर आना, शौक के लक्षण, गर्भाशय बहुत ज़्यादा बग्गी हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो ये सब लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। इस समय कोई दम नहीं है, ब्लीडिंग, आप खुद दिमाग लगाइए, एक महिला है, डिलीवरी हो गया है, उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग होने से शरीर पीला पड़ेगा, ब्लीडिंग होने से कमजोरी होगा, ब्लीडिंग होने से चक्कर आएगा, ब्लीडिंग होने से BP कम होगा, BP होने से ब्लीडिंग ज़्यादा होने से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लग सकता है। तो सारा चीज़ को समझा दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बातें आती है डायग्नोसिस की, निदान की, ठीक है, कि PPH का क्या निदान हो सकता है। PPH में रक्तस्राव की मात्रा का सबसे पहले आकलन करना चाहिए आपको। डायग्नोसिस में हम यही ना करते हैं कि पता लगाते हैं कि क्या इसका ज़रूरी हो सकता है जांच वगैरह। तो सबसे पहले आप ब्लड कितना निकल रहा है उसको आपको आकलन करना होगा, वाइटल साइन लेना होगा, HB एवं कंप्लीट ब्लड सेल का रिपोर्ट जांचना होगा, कोगुलेशन प्रोफाइल चेक कीजिए कि महिला का जो स्कंदन रेशियो है ब्लड क्लॉट होने का वह कितना है। अल्ट्रासाउंड करके आप अंदर गर्भाशय की स्थिति देख सकते हैं कि अंदर कुछ समस्या तो नहीं है, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है, तो USG भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब यहाँ पे निदान है। महत्वपूर्ण है इसमें CBC, महत्वपूर्ण है इसमें कोगुलेशन रिपोर्ट, महत्वपूर्ण है इसमें USG, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है जांच में। चलिए अब इसका उपचार क्या होता है। उपचार, माय डियर, इसके उपचार की बात किया जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट की, अब उपचार में 2 उपचार होता है, एक तो दवाई लीजिए और एक होता है सर्जिकल उपचार, 2 उपचार होता है। तो उपचार में हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है यूट्रस का, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो दबाव डालेगा यूट्रस अपने छोड़े हुए जगह पर, तो वहाँ से ब्लीडिंग कम होगा, तो ऑक्सीटॉक्सिन दे सकते हैं। मिथाइल एर्गोमेट्रिन, BP यदि नॉर्मल हो तो हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन दे सकते हैं, ठीक है। मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं, ट्रेनेक्सा एसिड दे सकते हैं, IV फ्लूइड दे सकते हैं, ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट है जो नॉर्मल एक डिलीवरी के बाद ये सब चीज़ किया जा सकता है। ओके, चलिए याद रखिए क्या क्या, देखिए ऑक्सीटॉक्सिन
ब्लीडिंग कंट्रोल भी करता है। कैसे करता है? यूट्रस को कंट्रैक्शन बढ़ाकर यूट्रस के जो दीवार को छोड़ा हुआ प्लेसेंटा वाला भाग है उस पर दबाव डालता है, जिससे ब्लीडिंग कम होता है। ठीक है। मिथाइल एर्गोमेट्रिन ये भी वही कंट्रोल करता है। मिसोप्रोस्टोल का भी काम वही है। प्रेनेक्सा एंटी ब्लड को क्या करता है? ब्लड सिक्रेशन को रोकता है। आईवी फ्लूइड बीटी ये आपको ब्लड में फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है। चलिए, अब आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात की जाएंगी तो यहाँ पे देखिए, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में मैनुअल रूप से हम प्लेसेंटा अगर नहीं निकला है तो उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। बैलून टेम्पोनेंट। ठीक है। बैलून टेम्पोनेंट में होता है कि एक बैलून के आकार के हम अंदर भेज के प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं। बी लीच सूचर होता है। यूटेराइन आर्टरी लिगेशन, जो यूट्रस का आर्टरी है जहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है उसको बांध देते हैं, जिससे ब्लीडिंग कम हो जाता है। ठीक है। तो मैनुअल रिमूवल प्लेसेंटा, या फिर अगर नहीं ब्लीडिंग होता है, रुकता है, तो लास्ट में हिस्टेरेक्टोमी करके यूट्रस को निकाल दिया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा, यह अंतिम विकल्प होता है हिस्टेरेक्टोमी। अब रही बात पीपीएच का नर्सिंग प्रबंध, तो नर्सिंग प्रबंध में आपको जैसे लिखना हो लिख सकते हैं। जैसे पहला में लिखिए आकलन करेंगे, क्या क्या चीज़ का आकलन करेंगे वो लिख देंगे। दूसरा में लिखिए रक्तस्राव का प्रबंध, उसमें क्या क्या करेंगे लिखिए। तीसरा में लिखिए संक्रमण का प्रबंध, वो लिखिए। चौथा में लिखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनोवैज्ञानिक सहारा, इसका कैसे कैसे सपोर्ट करेंगे। पाँचवा में फिर लिखे दर्द का प्रबंध। तो ऐसे कर के आप इसमें लिख सकते हैं, बेस्ट तरीका यही है। बाकी अगर डायरेक्ट लिखना है तो नर्सिंग प्रबंध, सबसे पहले ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को सूचित करें। फिर वाइटल साइन आप 5-10 मिनट पर लेते रहें। यूटेराइन मसाज करें ब्लीडिंग को रोकने के लिए, गर्भाशय को जो है मसाज करें। फंडस को मसाज पर गर्भाशय को सिकोड़े। आईवी लाइन से फ्लूइड दें। ब्लड की व्यवस्था करें। ऑक्सीजन दें, क्योंकि ब्लड कमने से ऑक्सीजन में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। 8 से 10 लीटर प्रति मिनट फेस मास्क द्वारा। यूरिन आउटपुट मॉनिटर करें, उसके लिए आप हॉलिस कैथेटर लगा सकते हैं। कम से कम 30 ml पर आवर यूरिन आउटपुट बनाए रखें। ठीक है। 8वां है यहाँ पे दवाएं दें। दवा में दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल, ट्रेनेक्सामिक एसिड। ठीक है। और अन्य दवाएं डॉक्टर के अनुसार देना चाहिए। तो ये सब नर्सिंग प्रबंध है। उसके बाद आपको जो है रिकॉर्ड रखना होगा, जैसे ब्लड कितना लॉस हुआ, कितना मरीज इनटेक लिया, कितना आउटपुट दिया, वाइटल साइन क्या था, ये सब का चार्ट मॉनिटर बनाना पड़ेगा। 10वां में लास्ट में हम मानसिक सहारा देते हैं, रोगी के परिवार को आश्वस्त करते हैं कि मरीज आपका ठीक है, खतरे से बाहर है, ऐसे करके। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न पीपीएच हमारा समाप्त हो गया। ओके। चलिए, अब अपने सामने आ गया तीसरा प्रश्न, प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार और नर्सिंग मैनेजमेंट बताएं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपसे प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम प्री एक्लेम्सिया की परिभाषा देखते हैं। ठीक है। प्री एक्लेम्सिया 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद बीपी अगर इतना के बराबर या इतना से अधिक हो तथा यूरिन में प्रोटीन की मात्रा है, जिसे प्रोटीनूरिया बोलते हैं, और अन्य अंगों की क्षति के लक्षण होने पर इसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। ठीक है। देखिए, प्री एक्लेम्सिया का मतलब होता है जब गर्भ अवस्था 20 सप्ताह हो जाए या इससे अधिक हो जाए, अगर महिला का बीपी इतना या इतना से अधिक रहे, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आए, ठीक है, शरीर पर सूजन रहे, चेहरे पर सूजन रहे, हाथ पैरों में सूजन रहे, तो इन सभी कंडीशन सूचित करता है प्री एक्लेम्सिया का। ठीक है। इसे हम लोग प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। लेकिन ये जो मैं बताया कि बीपी बढ़ा होना, यूरिन में प्रोटीन आना, हाथ पैर चेहरे पर सूजन होना, इन तीनों के साथ प्लस अगर दौरा आने लगे महिला को, तो इन तीनों लक्षण तो होगा ही, प्लस दौरा भी आने लगे महिला को, तो फिर इस कंडीशन को हम लोग एक्लेम्सिया बोलते हैं।
दौरा से पहले यह प्री एक्लेम्सिया रहता है, लेकिन जैसे इन तीनों लक्षणों में दौरा भी आने लगे, महिला को सीजर फिट आने लगे, तो वह बन जाता है एक्लेम्सिया। ठीक है, जब प्री एक्लेम्सिया वाली गर्भवती में दौरे पड़ने लगे तथा उनका अन्य कोई कारण न हो तो उसे एक्लेम्सिया कहा जाता है। सिंपल भाषा है। कारण क्या है भाई? दोनों का कारण एक ही होगा, समझ लीजिए। दोनों का लक्षण, सब चीज़ लक्षण तो अभी पकड़ लिए कि 3 लक्षण प्री एक्लेम्सिया में तो रहेगा ही, प्लस अगर दौरा आ जाएगा तो वह एक्लेम्सिया बन जाएगा। ठीक है, कारण क्या होगा? तो कारण में देख लीजिए, प्लेसेंटा डिस्फंक्शन पहला कारण। देखिए, इसका एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया का कोई अभी तक मुख्य कारण ज्ञात नहीं है, तो मुख्य कारण में मत जाइएगा आप लोग, सहायक कारण करके लिखिएगा। प्लेसेंटा डिस्फंक्शन यानी जो गर्भ के अंदर यूट्रस से अटैच जो प्लेसेंटा अपरा है वह सही से काम नहीं कर रहा, डिस्फंक्शन है। या फिर पहली गर्भावस्था है तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिल सकता है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दूसरा तीसरा प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ये चीज़ें दिखा जा सकता है। उसके बाद क्रोनिक हाइपरटेंशन, लंबे समय से महिला प्रेगनेंसी से पहले भी हाइपरटेंशन से पीड़ित थी, तो ये चीज़ें उसमें प्रेगनेंसी में दिखा जा सकता है। डायबिटीज़ की महिला है, किडनी रोग की महिला है, महिला मोटापा है, पारिवारिक इतिहास उसका कुछ ऐसा है कि महिला का बीपी बढ़ा है, उसका इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री भी ऐसा है, उम्र उसका 18 वर्ष से कम है या फिर 35 वर्ष से ज़्यादा है, तो ये सब कंडीशन जो है बनता है आपका। देखिए, ये सब कंडीशन बनता है एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया का। ठीक है, कुछ खास कारण नहीं है, बस सपोर्टिव कॉज है। मेन कारण तो अभी तक ज्ञात नहीं है, तो हम लोग मेन कारण पर फोकस नहीं कर यही सब कारण को लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लक्षण तो पता हो गया है कि भाई प्री एक्लेम्सिया के अगर लक्षण रहेगा तो बीपी बढ़ना, यूरिन में प्रोटीन आना, चेहरे पैर में सूजन होना, यह आपका 3 महत्वपूर्ण यही लक्षण है। बाकी और भी लक्षण जैसे सिर दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना, वजन तेज़ी से बढ़ना, पेशाब कम होना। ठीक है, और इन सारे लक्षण में बस हम एक आपका दौरा इंक्लूड कर देंगे, फिट्स अगर इसमें जोड़ देंगे तो यह एक्लेम्सिया बन जाएगा। और फिट जब आता है मरीज को तो आपको पता है बेहोश होता है, जीभ काटने लगता है, तो ये सब एक एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा प्री एक्लेम्सिया वाले लक्षण में। ठीक है, आगे है। अब इसका निदान क्या होगा भाई? तो निदान यही होगा, ब्लड प्रेशर का जांच करें हमेशा, यूरिन का टेस्ट करवाएं जिसमें प्रोटीन का पता चलेगा, सीबीसी का टेस्ट करवाएं, एलएफटी का करवाएं, केएफटी का करवाएं, प्लेटलेट काउंट लें, सीरम क्रिएटिनिन स्तर जांचें। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से आप फीटल हार्ट रेट का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं जो आपको याद रहेगा, आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे डायग्नोसिस दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका उपचार क्या है भाई मेरे? तो देखिए, चूँकि प्री एक्लेम्सिया है तो इसमें सर्जरी वगैरह कोई काम नहीं करता है, तो इसमें हम पूर्ण रूप से मरीज को बेड रेस्ट करते हैं। अगर कोई महिला ऐसा मिल जाए जिसको ये सारे लक्षण हो एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया का, तो वैसे महिला से प्रेगनेंसी में काम के बजाय ज़्यादा रेस्ट करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, जैसे लेवेटालोल, नेफेडेफिन, हाइड्रालिजाइन, ये सब दवा है जो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। ठीक है, आगे है मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। कब? जब महिला को दौरा पड़े, जब एक्लेम्सिया का मामला हो तब जो है MgSO4 हम लोग देते हैं दौरा रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, तरल पदार्थों को पूरा करने के लिए, अधिक फ्लूइड से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट है डिलीवरी का तैयारी करते हैं। अगर महिला का सिचुएशन ख़राब हो, महिला के लिए, बच्चे के लिए, तो डिलीवरी का तैयारी करवाते हैं और माँ और भ्रूण दोनों की स्थिति के अनुसार प्रसव कराना ही अंतिम उपचार इसका अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका उपचार प्रबंध। अब हम लोग नर्सिंग प्रबंध देखेंगे। नर्स क्या कर सकती हैं इस कंडीशन में? सबसे पहले चूँकि ये पूरा मामला है बीपी का, तो बीपी की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट देते समय निगरानी क्या रखेंगे कि रिस्पायरेशन रेट 12 या इससे अधिक हो तभी हम मैग्नीशियम सल्फेट दें। यूरिन आउटपुट 30 या इससे अधिक हो पर आवर तभी हम देंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्स DTR का जांच करेंगे। ठीक है,
विषाक्तता होने पर कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट तैयार रखेंगे। मान के अगर मैग्नीशियम सल्फेट दे और उससे उसका वो जो है क्या हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो उसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट तैयार रखना चाहिए जो एंटीडोट के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे दौरे की स्थिति में रोगी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखें। जब मरीज को दौरा आने लगे, फिट्स आने लगे, तो मरीज को बाएं करवट लेटा दें। ठीक है, एयर बैग खुला रखें, ऑक्सीजन सपोर्ट दे, चोट से बचाए मरीज को, मुंह में कोई ठोस वस्तु न डालें। ठीक है। चौथा है भ्रूण की निगरानी करें, जिससे फेटल हार्ट रेट और मूवमेंट पर ध्यान रखें, जिससे बच्चा पर कोई दिक्कत असर न पड़े। पाँचवा है फ्लूइड बैलेंस बनाए रखें, इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार रखें। छठा है शांत वातावरण रखें, तेज रोशनी और शोर से बचें। सातवां है डॉक्टर को निर्देश का पालन करें। मरीज और उसके परिवार को मानसिक और भावनात्मक सहयोग दें, क्योंकि इस समय मरीज और उसके परिवार काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये सब नर्सिंग प्रबंध है। नर्सिंग प्रबंध बिल्कुल आपके स्किल पर डिपेंड करता है, आप जितना जैसे लिख सके, वो नर्सिंग प्रबंध जितना अच्छे लिखेंगे मार्क्स उतने अच्छे आपको मिलेंगे। मैं आपको आइडिया दे दिया कि क्या क्या कर सकते हैं, बाकी आप लिखिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।